हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 2015 का यूपीपीसीएस का पेपर। ठीक है, 2015 में 2 पेपर हुए थे। एक पेपर निरस्त हो गया था और एक पेपर दोबारा हुआ था। तो जो आज निरस्त वाला पेपर है उसको करेंगे, क्योंकि बनाया तो लोक सेवा आयोग ही नहीं है। तो चाहे निरस्त हो चाहे जो हो, लेकिन मतलब उसको तो फॉर्मेशन लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किया गया है, तो हम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं। इससे पहले हमने 1991 से 2023 का जो हम सीरीज चला रहे हैं, पीछे सभी क्वेश्चन हो गए हैं सभी ईयर के, जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। बीच में कुछ छूटा है, ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर वीडियो आ रहा है वो सीक्वेंस से आ ही रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। 2015 का हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ कुछ इसमें सजेशन देना है, कुछ बात बतानी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। हम आपका कमेंट हमेशा पढ़ते हैं। जैसे ही आपका कमेंट आता है उसके अगर मैं देखता हूँ तो लगभग 1 से 1 घंटे के अंदर ही आपको रिप्लाई दे देता हूँ, कभी कभी तो तुरंत ही दे देता हूँ। तो प्लीज़ मैसेज किया करिए, ठीक है, मतलब कमेंट किया करिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Which among of the following introduce gold coin for regular use in India? निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया, मतलब एक रेगुलर फॉर्म में किया था। ठीक है, देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर होती हैं। एक पूछा जाता है कि स्वर्ण सिक्के को किसने चलाया था पहली बार। ठीक है, तो जब स्वर्ण सिक्कों को चलाने की बात पहली बार आएगी तो वो इंडो ग्रीक थे। ठीक है, इंडो ग्रीक कौन थे? तो ये जैसे हमारा प्यारा भारत हो, यह अफ़गानिस्तान के पास इंडो ग्रीक। ठीक है, इसी के एरिया में एक बैक्टीरिया पहले अफ़गानिस्तान को ही बोला जाता था, तो उसी साइड में थे बैक्टीरिया के शासक। तो वही आके यहाँ पर सोने के सिक्के चलाए थे, बट वो नियमित रूप से नहीं चला पाए थे। नियमित रूप से कौन चलाया था? तो नियमित रूप से बिम कड़फिसेस ही चलाया था। ठीक है, याद रखेंगे, बिम कड़फिसेस अगर नियमित पूछे कि नियमित रूप से कौन चलाया था सोने के सिक्के, तो नियमित रूप से बिम कड़फिसेस ने चलवाया था। देखिए, बिम कड़फिसेस के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। यह शैव मत का अनुयायी था। किस मत का? शैव मत का अनुयायी था। याद रखिए, जितना मैं मतलब लिख रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला याद रखेंगे, शैव मत का अनुयायी था। कैसे पता चलता है कि यह शैव मत का अनुयायी था? क्योंकि इसके सिक्कों पर शिव जी की मूर्ति फोटो मिलती है। किसकी? शिव जी की फोटो मिलती है। और जैसे त्रिशूल की, ठीक है, त्रिशूल का भी मिलता है, और नंदी का भी। ठीक है, याद रखेंगे, नंदी की भी आकृति मिलती है, मतलब उसी सिक्के पर ही। ठीक है, इसने एक चीज़ और लिया था। सबने कई कई उपाधियाँ धारण की थी, इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी? महेश्वर की उपाधि धारण की थी। बिम कटफिसस के बारे में बात कर रहे हैं। शैव मत का अनुयायी था। शिव, त्रिशूल, नंदी सिक्कों पर आकृति बनी थी, इसके सिक्कों पर महेश्वर की इन्होंने उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे जितना अभी मैं बताया। अगर नियमित रूप से पूछे तो बिम कटफिसस ही होगा। अगर पूछे पहले किसने चलाया था सोने के सिक्के, तो इंडो ग्रीक ने चलाया था। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको याद हो गया होगा। हम ऐसे डिटेल में आपको बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, प्लीज़ आप वीडियो को स्पीड में थोड़ा करके देख लिया करिए। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो वो कौन सा अभिलेख है? तो वो गुर्जरा अभिलेख है। याद रखिए, गुर्जरा अभिलेख के अलावा और किस किस में अशोक का नामों का उल्लेख हुआ है? जैसे मास्की अभिलेख, गुर्जरा, मस्की, नेत्तूर उल्लेख। ठीक है, याद रखिएगा, उडे गोलम अभिलेख, इसमें क्या है? अशोक नाम का यूज हुआ है। किस नाम का? अशोक नाम का यूज हुआ है। लेकिन पुराणों की अगर बात करते हैं हम, कि पुराणों में अगर कहीं पूछ लिया जाए कि पुराणों में किस नाम का उल्लेख हुआ है, तो पुराणों में अशोक वर्धन का नाम का यूज हुआ है। इस किस काम का? अशोक वर्धन, याद रखिएगा, अशोक वर्धन नाम का यूज हुआ है। गुर्जरा में मस्की, नेत्तूर, उडे गोलम। तो
तो इस सब में अशोक का नाम और पुराणों में अशोक वर्धन का नाम। अब पूछेंगे कहीं पे इनका कई अभिलेख में इनका और कुछ नाम का उल्लेख हुआ है, तो और भी नाम इनका, जैसे देव नाम प्रिय। इस बहुत बार पूछा जाता है कि देव नाम प्रिय किसकी उपाधि थी। ये अशोक की ही उपाधि देव नाम प्रिय थी। इनको देव नाम भी कहा जाता है। क्या? देव नाम, या पियदस्सी भी कहा जाता है। पियदस्सी भी कहा जाता है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। पियदस्सी भी का मतलब इनकी उपाधियाँ थी। ठीक है, चाहे देव नाम पिय, चाहे देव नाम या पियदस्सी, इनकी उपाधियाँ थी। ठीक है। अगर एक चीज़ आपसे पूछ ले कि मान लीजिए इनका नाम तो हर जगह उल्लेख मिलता है, अगर ये पूछ ले कि ये बताइए इनका चित्र कहाँ मिलता है। जैसे आपका नाम हर जगह है लेकिन आपकी फ़ोटो कहाँ है, ये तो बताना पड़ेगा। तो एक लेख है, सन्नति गुहा लेख, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछ सकता है। तो सन्नति गुहा लेख, गुहा लेख, ये कहाँ, ये इसी में अशोक के चित्र का वर्णन मिलता, मतलब उनका चित्र मिलता है, वर्णन नहीं, उनका चित्र ही मिलता है, चित्र मिलता है। किस लेख में? सन्नति गुहा लेख में अशोक का चित्र मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे, याद रखेंगे, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। आप पूछेंगे ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ, तो ये है कहाँ पे? ये बिहार के एरिया में है, बिहार राज्य में है। आप पूछेंगे बिहार के किस ज़िले में, ये पूछेंगे भागलपुर में। ठीक है, ये बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला आपका विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी नालंदा विश्वविद्यालय का मोदी जी ने उद्घाटन किया, तो विक्रमशिला भी पूछ सकते हैं। ठीक है, भागलपुर। अब देखिए धर्मपाल के बारे में कुछ चीज़ें और याद रखेंगे। देखिए धर्मपाल पहला शासक था, पाल शासक था, जो त्रिपक्षीय जो युद्ध हो रहा था लगभग 200 साल तक चला था। वो त्रिपक्षीय युद्ध किसके किसके बीच था वो भी बताएंगे। तो जो त्रिपक्षीय युद्ध हो रहा था उसमें धर्मपाल ने हिस्सा लिया, पहली बार इन्होंने हिस्सा लिया, पहला पाल शासक यही था, धर्मपाल। अब आप पूछेंगे ये त्रिपक्षीय युद्ध क्या था, तो त्रिपक्षीय युद्ध था प्रतिहार, मैं लिख देता हूँ, त्रिपक्षीय युद्ध किसके लिए लड़ा जा रहा था? युद्ध लड़ा जाता तो किसी के लिए ना, ये कन्नौज के लिए लड़ा जा रहा था। किसके लिए? कन्नौज के लिए लड़ा जा रहा था। किनके किनके? अब त्रिपक्षीय का रहा, तीन ही लोग होंगे इसमें। प्रतिहार थे, याद रखेंगे, प्रतिहार थे। दूसरे नंबर पे कौन थे? राष्ट्रकूट थे। ठीक है, राष्ट्रकूट थे। और तीसरे में पाल तो थे ही। ठीक है, तो ये एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपक्षीय में कौन से लोग नहीं थे? ठीक है, तो कौन थे? प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार, इनको गुर्जर प्रतिहार भी बोला जाता है, याद रखेंगे। गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल थे। किनकी विजय हुई थी? प्रतिहारों की विजय हुई थी, राष्ट्रकूट पालों की हार हुई थी। किस लिए? कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही थी, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ाई हो रही थी। चलते हैं हम अलग देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? अब देखिए यही 2015 में क्वेश्चन, वहाँ भी यहाँ भी जो एक्सप्लेन किया वही। तो अभी हम बताए हैं गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, पाल थे, लेकिन चोलाज नहीं थे, याद रखेंगे, चोलाज नहीं थे, मतलब चोल शासक इसमें नहीं थे। कितने वर्ष तक चला था ये? 200 वर्षों तक चला था। विजयी कौन हुआ था? तो ये प्रतिहार विजयी हुए थे। ठीक है, सबको हरा दिए थे, प्रतिहार हरा दिए थे सबको। ठीक है, तो इसमें आपका डी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं चंगेज खान का मूल नाम था। देखिए चंगेज खान दिमाग में आया, मतलब थोड़ा सा ब्रेवरी वाला वो आ जाता है। ठीक है, चंगेज खान नाम ही कुछ अलग होता है इसका। ठीक है, तो चंगेज खान का मूल नाम का था, तो तेमुचिन मूल नाम था, याद रखेंगे। चंगेज खान का नाम मूल नाम था
तेमुचिन, इसका जन्म कहाँ हुआ था? याद रखेगी, इसका जन्म कहाँ हुआ था? मंगोलिया। तो ये मंगोलिया, इधर रसिया है, इधर चाइना है, इसी बीच में एक बफर मतलब कंट्री है, मतलब दोनों के बीच में, दो पावरफुल कंट्री के बीच में फंसा है बेचारा। ठीक है, तो ये मंगोलिया याद रखेंगे, मंगोलिया। आपको पता नहीं होगा मंगोलिया कि आपके यहाँ एक महान शासक हुआ था जिसका नाम चंगेज खां था। ठीक है, जिससे सभी लोग डरते थे। तो ये मंगोलिया में जन्म कब हुआ था? 1162 में इसका जन्म हुआ था। कब? 1162 आपके पास जन्म हुआ था। एक नदी भी पूछा जाता है, ये किस नदी के निकट इसका जन्म हुआ था? तो ओनोन नदी के निकट, याद रखेंगे, ओ नो ने। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, आधी चीज़ें मैं आपको एनसीईआरटी के जो आपका बुक है इसमें एनसीईआरटी की कई चीज़ें दिया गया है। ठीक है, तो ओनोन नदी के निकट इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसका मतलब प्रारंभिक नाम यही तेमुचिन था। ठीक है, बस चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। किससे संबंधित थे शंकर देव? ठीक है, तो शंकर देव, अब आप पूछेंगे ये शैव की वैष्णव, अदैत्य या दैत्य किससे संबंधित थे शंकर देव? तो याद रखेंगे शंकर देव का जो कार्य मतलब समय था, शंकर देव इनका समय था 1449 से 1568 के बीच में। ये असम के, ठीक है, हमारा ये है, ये देखिए असम है, यहाँ के ये क्या थे? एक धार्मिक और समाज सुधारक थे। क्या थे? धार्मिक एंड समाज सुधारक। ठीक है, समाज सुधारक कौन थे? शंकर देव थे। ठीक है, अब बताइए ये इनकी भक्ति किस पे केंद्रित थी? इनकी भक्ति विष्णु और उनके अवतार शंकर पर के, वो उनके अवतार शिव पर, ठीक वो, ठीक सॉरी कह रहे हैं शिव पर, उनके अवतार श्री कृष्ण पर केंद्रित थी। तो विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण पर, ठीक है, कृष्ण पर। ठीक है, तो मतलब अगर पूछा जाए तो ये संबंधित थे तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। इनके बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि असम का चैतन्य, अगर आपसे कभी पूछ ले कि असम का चैतन्य किसको कहा जाता है, तो इनको असम का चैतन्य कहा जाता है। असम का चैतन्य। ठीक है, कौन कहलाते हैं? ये शंकर देव कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आपके पेपर में धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर रहता है हर साल। ठीक है, तो ये मतलब धार्मिक जो है उसमें धार्मिक आंदोलन जो है उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब आपको इससे करने से ये फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। हाँ, जो लोग नए होंगे प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा के आएंगे, सब बी वाला लगा के आएंगे और हो जाएगा गलत। ये कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट द मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड बाई। अब देखिए जो मोनोपोली लॉस हुआ था वो सब कुछ 1313 में लॉस हुआ था, लेकिन दो चीज़ छोड़ दिया गया था कि थोड़ी दया कर दी गई थी। क्या? कि आप चाय का व्यापार और चीन के साथ, मतलब चाय का व्यापार आप कर सकते हैं कहीं भी, आपको खुली छूट है। ठीक है, आपकी मोनोपोली रहेगी और वहाँ पर यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, और चीन के साथ आपका व्यापार की मोनोपोली रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों चाय और चीन, याद रखेंगे चाय और चीन के साथ 1813 के बाद भी बना रहा, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1833 में क्या हुआ? हटा दिया गया, ये भी हटा दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब जो ये मोनोपोली था इसको भी हटा दिया गया। ठीक है, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1833 ईस्वी में। तो याद रखेंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा? 1833 ईस्वी होगा। 1813 में सब कुछ समाप्त कर दिया गया था, चीन और चाय के साथ व्यापार को नहीं समाप्त किया गया था, लेकिन 1833 में सब कुछ समाप्त कर दिया गया था। समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश
सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया कंपनी के, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो बता दीजिएगा लाइक से कि हमको पसंद आ रहा होगा, या कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी करिएगा। मोतीलाल नेहरू, एम के गांधी, एस सी बोस, एम ए जिन्ना। अब पूछ रहा है जो मतलब कुछ भी चला था तो उससे क्या ये रिलेटेड थे, क्या मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड थे, तो हाँ मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड थे, एकदम आपका सही है। अब पूछ रहा है क्या एम के गांधी महात्मा गांधी जी चंपारण आंदोलन से, तो ये तो बच्चों को पता होगा। एस सी बोस क्या फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड है, ये भी सही है एकदम। अगर आपसे पूछे कि एम ए जिन्ना क्या खिलाफत आंदोलन से, नहीं खिलाफत आंदोलन से, जिन्ना तो खिलाफ ही थे खिलाफत आंदोलन के, ठीक है, तो जिन्ना ये में जिन्ना खिलाफत आंदोलन से नहीं है। तो अब पूछेंगे खिलाफत आंदोलन से कौन था, तो याद रखेंगे दो लोग मेनली थे, अली बंधु बोला जाता है उनको, शौकत अली और मोहम्मद अली। याद रखेंगे शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है। तो शौकत अली मोहम्मद अली, अगर आपसे पूछ ये भी ले कि जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी उसके मतलब सदस्य कौन थे, उसमें शामिल कौन थे खिलाफत कमेटी में, तो शौकत अली मोहम्मद अली तो मतलब ये तो अली बंधु थे ही, इनको छोड़ दिया जाए, इनको सबको पता है। एक अब्दुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे इसमें, हकीम अजमल खां भी शामिल थे। कौन कौन, दो लोग को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, अब्दुल कलाम, दो लोग क्योंकि दोनों लोग को सबको पता है, शौकत अली मोहम्मद, पहला याद रखेंगे अब्दुल कलाम आज़ाद, दूसरा हकीम अजमल खान, तीसरा हसरत मोहानी और चौथा डॉक्टर अंसारी। कई लोग शामिल थे लेकिन इन सब का नाम याद रखेंगे, डॉक्टर अंसारी, हसरत मोहानी, अजमल खान और अबुल कलाम आज़ाद। सबसे इम्पोर्टेंट अबुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। ये डी वाला आपका गलत था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछ रहे हैं कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। मतलब सिंपल ही एकदम क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी, सबको पता है। देखिए पहले ये सम्मेलन कहाँ होने वाला था, पुणे में होने वाला था। कब होने वाला था, पुणे में 25 से 31 सितंबर के बीच में, ठीक है, 1885 को होने वाला था। लेकिन क्या हुआ था, प्लेग फैल गया था, ठीक है। प्लेग कैसे होता है, चूहों से, टिश्यू से ये होता है, ठीक है। तो प्लेग जो फैल गया था उसके कारण रद्द करना पड़ा, फिर बम्बई में हो गया ये सम्मेलन हुआ और बम्बई वहाँ से इतिहास में दर्ज हो गया, ठीक है। पुणे भी दर्ज हुआ, चाहे नहीं हुआ तब भी लोग याद ही करते हैं कि पुणे में पहले होने वाला था, ठीक है। तो इतना, ठीक है, किसकी प्रेरणा से, एओ होम के प्रेरणा से, ठीक है, तो याद रखेंगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं कि हावड़ा षड्यंत्र, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी कब हुआ था, तो 1910 में हुआ था, कन्फर्म सही है। विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था, ये 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण दो चीज़ें हुई थी, एक 1916 में हुआ था, एक 1930 में, 16 में 30 में। तो याद रखेंगे जो आपका लोक सेवा आयोग ने जब दो मतलब डेट लिख दिया है तो दोनों याद रखेंगे, हो सकता है कभी भी आपसे पूछ सकता है अरेंज करने में, लाहौर षड्यंत्र के साथ कई और दे सकता है। फिर काकोरी कब हुआ था, तो काकोरी देखिए 1924 दिया है जो कि एकदम गलत है। काकोरी 1925 में हुआ था, 9 जनवरी करें, अगस्त 1925 में ये हुआ था। इसको किया किसने था, तो किसने किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किया था। किसमें, कैसे ये क्या था, काकोरी षड्यंत्र था क्या, तो ये सहारनपुर, जो सहारनपुर ऊपर है और ये लखनऊ है, ठीक, उत्तर प्रदेश के मैप की बात कर रहे हैं, तो ये सहारनपुर यहाँ है, यहाँ पर, और ये लखनऊ है, ठीक है। एक मिनट, ये लखनऊ है। यहाँ से एक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, उस ट्रेन का नाम क्या था, मतलब वो लखनऊ सहारनपुर
ट्रेन, मतलब 8 डिब्बों वाली ट्रेन थी, उसमें क्या था, खजाना रखा था। उसको, उस खजाने को क्या किया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे सभी उसको लूटने का काम किए, उसको लूट कर अंजाम दिए। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर फिर क्या हुआ, कुछ लोग को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अशफाक उल्ला खां को, अशफाक उल्ला खां को गिरफ्तार कर लिया गया। रोशन सिंह को और राजेंद्र राय, गिरफ्तार तो 29 लोग हुए थे, सबका तो नाम लिख नहीं सकते। राजेंद्र लाहड़ी, क्योंकि समय कम है, नहीं तो सभी लोग महान थे। ठीक है, इन चारों लोग को फांसी दे दी गई। ठीक है, कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला और ये राजेंद्र लाहड़ी और रोशन सिंह। ठीक है, तो रोशन सिंह, इन सबको क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। फिर मतलब ये सब यहीं से अमर हो गए, लेकिन एक उसमें थे जो, कौन थे, ये चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको कभी पुलिस नहीं पकड़ पाई। ठीक है, एक मुठभेड़ में प्रयागराज में मारे गए। ठीक है, तो याद रखेंगे ये काकोरी, अब षड्यंत्र नहीं हो गया इसको, अब षड्यंत्र का नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, याद रखेंगे, काकोरी, योगी सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं, देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई, पता नहीं क्या है इसमें, इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा पूछा जाता है। हु एमंग द फॉलोइंग स्टेबलाइज इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो ये अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कब किए थे, 1907 में किए थे, बस इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब देखिए, व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्ट नहीं मैच है, इसमें देखिए दो चीज़ें नहीं करेक्ट मैच है, कौन कौन सा, पहले जो मैच है उसको देखते हैं। कौन सा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1784 में इसका गठन किया गया था, किसका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का गठन 1804 में किया गया था, लेकिन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसका गठन ये गलत है। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना मार्च 1823 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1823 में हुआ था। अब पूछ रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ये अब देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको किसने मतलब किया था, फॉर्म किया था, तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर, राधाकांत देव, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है द्वारका नाथ टैगोर और भवानी चरण मिश्रा। ठीक है, इन सब ने फॉर्म किया था लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर का नाम याद रखेंगे। ये कब फॉर्म हुआ था, ये 1838 में फॉर्म हुआ था। ठीक, 1838 ईस्वी में, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, बताइए अभिनव जो भारत है वो कब संगठित किया, मतलब कहाँ संगठित किया गया था, इसमें ये पूछा गया है। उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये टेस्ट की तरह ही आप लिया करिए। ठीक है, तो ये कहाँ संगठित किया गया था, महाराष्ट्र में अभिनव भारत। देखिए, अभिनव भारत से पहले एक संस्था हुआ करती थी, वो 1899 में कौन सी संस्था थी, मित्र मेला नाम से, मित्र मेला नाम से यह संस्था थी, जो नासिक महाराष्ट्र में इसका मतलब पहली बार इसको स्थापित किया गया, मित्र मेला नाम से। लेकिन 1904 में ये क्या हुआ, इसको बदल दिया गया नए नाम से, नए उद्देश्य से, अभिनव भारत। तो 1904 में क्या हुआ, अभिनव भारत के नाम से, ये गुप्त सभा थी। ठीक है, अभिनव भारत के नाम से यह प्रचलित हुई। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एरिया में ये ज़्यादा काम करती थी। ठीक है, तो याद रखेंगे, पहले 1899 में मित्र मेला, फिर 1904 में अभिनव भारत। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। कौन थे इसके, उनका तो नाम ही नहीं बताए, विनय दामोदर सावरकर, लिख देते हैं, विनय, जिन पर हमेशा विवाद होता रहता है, विनय दामोदर सावरकर। ठीक, विवाद का हमेशा कभी भी जो फ्रीडम फाइटर हैं पिछले, चाहे जो भी हुए हैं,
चाहे जैसे भी काम किए हैं, कभी भी उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्स की कमी, हर चीज़ की कमी थी, लेकिन तब भी वो अपने जी जान लगा के कुछ भी करके वो लड़े थे। ठीक है, चाहे जिस मतलब विचारधारा से वो सब क्योंकि सभी की विचारधारा आज प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो आज भी नहीं सेम हो सकती, तो कैसे हम उनका क्रिटिसाइज उनको कर सकते हैं, क्योंकि आज देखेंगे घर कहीं पर सोसाइटी, घर, समाज या पूरा देखा जाए राष्ट्र, किसी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी की विचारधारा अलग है। तो हम किस लिए उन सब की जो अपना जी जान से लड़े थे, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, उन सबको क्रिटिसाइज करें। तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, चाहे वो दामोदर सावरकर हों, चाहे अन्य कोई फ्रीडम फाइटर हो। तो ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कभी ना कभी आएगा आपके फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि इस समय दिख नहीं रहा है ये क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट। देखिए ये पुस्तक कर्जन की है। ठीक है, इसमें किससे रिलेटेड बातें की गई हैं इस पुस्तक में? तो इसमें जापान, कोरिया और चीन से रिलेटेड बातें की गई है। जापान, कोरिया, चीन से रिलेटेड बातें की गई है, संबंधित विषय वस्तु प्रस्तुत किया गया है। आप पूछेंगे कर्जन का कार्यकाल कब से कब था? तो कर्जन का कार्यकाल था 1898 से 1905 के बीच में कर्जन का कार्यकाल था। 1898 से 1905 तक भारत का गवर्नर था, जनरल था, वो वायसराय था पहले। ठीक, तो क्या था? भारत सबसे अलोकप्रिय, इसका कार्य क्या था? आलोकप्रिय, सबसे आलोकप्रिय मतलब बिना प्रशंसनीय। ठीक है, तो ये बंगाल का विभाजन किया था, सभी लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो वो काम ही ऐसे किया था। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया? तब चाहे आपसे महात्मा गांधी पूछे, चाहे कांग्रेस पूछे, आप एक ही चीज़ बताइएगा कि 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे, ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था सितंबर से लेके, सितंबर डेट भी लिख देते हैं, हो सकता है पूछ ले, 7 सितंबर 1931 से लेके ये डेट था 1 दिसंबर 1931। ठीक है, इस डेट के बीच में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया, कांग्रेस ने भाग लिया। ठीक है, तो मतलब कांग्रेस मतलब गांधी जी, गांधी मतलब कांग्रेस, मतलब गांधी जी इसमें भाग लिए। अब देखिए ये पूछा जाता है गांधी जी किस जहाज़ से लंदन गए थे? तो कौन कौन सी जहाज़ थी? एस राजपुताना, राजपुताना एक जहाज़ थी, इसी से गांधी जी कहाँ गए? लंदन गए। अब पूछेंगे गांधी जी रुके कहाँ? ठीक है, कुछ व्यवस्था थी कहीं रुकने की, तो किंग्सले हॉल था। ठीक है, याद रखेंगे, किंग्सले हॉल था, यहीं पर गांधी जी रुके। ठीक है, यहीं पर इनका बढ़िया मतलब बेड उड लगा, सोते होते। किंग्सले हॉल मतलब एक ही दिन नहीं रुके थे, कई दिन रुके थे। ठीक है, तो यहीं पर सेवा पानी हुआ था एस राजपुताना जहाज से। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? तो आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अब देखिए ये जो बंकिम चंद्र जी की ये आनंद मठ है, यहाँ से क्या लिया गया? वंदे मातरम जो गीत है यहीं से लिया गया है। याद रखेंगे, वंदे मातरम गीत, तो वंदे मातरम गीत यहाँ से लिया गया है। अब एक चीज़ और पूछता है कि ये जो वंदे मातरम गीत है पहली बार गाया कब गया था? ठीक है, तो पहली बार गाया गया था 1896 ईस्वी में पहली बार गाया गया था। किस अधिवेशन में? 1896 में एक कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। पूछा जाएगा कि सन्यासी विद्रोह को किसने दमन कर दिया, कुचलने में मतलब सफलता प्राप्त की? तो वो कोई नहीं था, बहुत फेमस ही है, वारेन हेस्टिंग। ठीक है,
वारेन हेस्टिंग ये क्या किया, इसको दमन कर दिया। किसको, ये सन्यासी विद्रोह को। तो याद रहे इसमें क्या क्या याद रखेंगे, आनंद मठ की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किस पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसमें एक गीत है वंदे मातरम गीत, इसी आनंद मठ से लिया गया था। पहली बार 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, उसमें इसको गाया गया था। ठीक है, ठीक है। और ये सन्यासी विद्रोह को किसने दमन किया, वारेन हेस्टिंग ने। तो ये सब इतना चीज़ें याद रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब स्थापना की थी, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में की थी। कहाँ पर स्थापना की थी, तो ये लखनऊ एरिया है, तो यहीं पर लखनऊ में स्थापना किया था। किसके, अखिल भारतीय किसान सभा की 1936 में। अब पूछेंगे जब ये स्थापना हुई तो इसका कोई अध्यक्ष होगा, तो यही स्वामी जी ही इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ये इसके अध्यक्ष थे। अब पूछेंगे सचिव उचिव भी कुछ पूछ सकता है, हाँ सचिव भी थे इसके, एन जी रंगा इसके सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। विवेकानंद की शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड सेलिब्रेशन में भाग लिया था। कब भाग लिया था, तो ये कब भाग लिया था, 1893 में भाग लिए थे। संत रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे। उनकी शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, ठीक है, इस बहुत ज़्यादा कार्यकाल नहीं था इनका, ठीक है, लेकिन जितना भी समय तक आए ये अमर होके चले गए। ठीक है, ये अमेरिका गए और शिकागो में क्या किया, 1893 में वहाँ पर एक विश्व धर्म संसद चल रही थी, वहाँ पर एक ऐसा स्पीच दिए जो पूरा जागीर मतलब आज तक ही वो कोई नहीं दे पाया है। ठीक है, तो 1893 में याद रखेंगे। ये भी पूछता है कि ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, याद रखेंगे ये भी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, तो कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति कब घोषित की, तो नागपुर का अधिवेशन चल रहा था उसी में। तब पूछेंगे नागपुर का अधिवेशन कांग्रेस का कब था, 1920 में ये कानपुर का अधिवेशन था। इन्होंने जो राजा थे उनके प्रति पूर्ण प्रतिनिधित्व सरकार का गठन करे ऐसा बोला गया था। ठीक है, तो नागपुर अधिवेशन में यही है जो ऊपर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य किया था, ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि जो राजा है वो जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ठीक है, तो आज भी ऐसा चलता है, जो कोई भी नेता मतलब ज़्यादा ऊपर आसमान में उड़ने लगता है उसको जनता क्या करती है, नीचे गिरा देती है। ठीक है, तो ये क्या है, दादा भाई नौरोजी। और जो जनता के बीच एकदम समन्वय भाव से रहता है उसको ऊपर चढ़ा देती है जनता, तो जनता ही सब कुछ है। ठीक है, ये पहले दादा भाई नौरोजी जान गए थे, आज भी नेता लोग हमारे नहीं जान पाते हैं। ठीक है, अब देखिए दिल्ली और आगरा के मध्य अधिकांश समय में यमुना नदी मृत्यु हो जाती है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यमुना असतत वाहिनी नदी है कह रहे हैं। अब बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं दिल्ली और आगरा के मध्य अधिकांश समय में यमुना नदी मृत्यु हो जाती है, तो यमुना नदी अधिकांश समय मृत्यु हो जाती है, तो हाँ एकदम सही है, क्योंकि इतना दोहन हो रहा है उसी एरिया में, उधर इतना जनसंख्या भी ज़्यादा है, दोहन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो मृत्यु तो होगी, कितना पानी लाएगा। यमुना असतत वाहिनी नहीं, यमुना सतत वाहिनी ही है। ठीक है, सतत वाहिनी नदियाँ बर्फ़ से जो निकल रही हैं, चाहे बंदरपूछ, यमुना कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ से, तो वो चाहे यमुना गंगोत्री हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, सभी जो निकलती वो सतत वाहिनी नदियाँ ही होती हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये
गलत है। पहला वाला एकदम सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है, तो पहला सही है दूसरा गलत है, इसमें सी होगा। अब देखिए यमुना कहाँ से निकलती है? बंदर पूछ से, यमुनोत्री हिमालय से। बंदर पूछ के निकट एक ये हिमानी है जिसको यमुनोत्री हिमानी कहते हैं, यहीं से निकलती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यही है। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि ये यमुना के बारे में बात कर रहे हैं, यमुना की दाएं तरफ की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो यमुना की दाएं तरफ की जो सहायक नदी हैं वो, जैसे यमुना जा रही है, मान लीजिए गंगा है, ठीक है, ये अब यमुना जाके ये क्या रही है, गंगा से ऐसे मिल जा रही है। ठीक है, तो जो यहाँ पर नदी है ना, तो ये कौन सी नदी है? तो दाएं तरफ से, और इधर होगी बाएं तरफ से। तो दाहिना देख लेते हैं, फिर बायां देख लेते हैं। दाहिना ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपका चंबल हुआ, केन हुआ, बेतवा हुआ, सिंध हुआ, ये सब दाएं तरफ की नदियाँ हैं। अगर इधर पूछ लिया जाए कि बाएं की तरफ की नदियाँ कौन सी हैं, तो बाएं तरफ की नदियाँ हैं जैसे टोंस हुआ, हिंडन हुआ, शारदा नदी इम्पोर्टेंट है, शारदा नदी। ठीक है, तो टोंस, हिंडन, शारदा, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, गिरी, ये सब नदियां हैं। लेकिन दाहिने तरफ की नदियां याद रखेंगे, सोन, मतलब वो सोन नहीं, सोन तो गंगा की, केन, ठीक है, केन, सिंध, बेतवा, चंबल, ये सब नदियाँ दाएं तरफ के यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? मालवा प्लेटू में, ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, या छोटा नागपुर के पठार में? तो ये सदाबहार वन ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट। सदाबहार वन यहाँ भी पाया जाता है और इस साइड वेस्ट बंगाल में भी पाया जाता है। ठीक है, सॉरी करें, वेस्ट बंगाल में, ये असम के एरिया में, मतलब इस साइड में पूर्वी भारत में कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सदाबहार वन, और ये यहाँ भी पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार के आसपास भी यहाँ पे भी पाए जाते हैं सदाबहार वन। ठीक है, तो लेकिन केरला में याद रखेंगे, यहाँ पर क्या है, केरला, तो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती सबसे अधिक भूमि है? तो भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती की सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की खेती की सबसे अधिक भूमि है। ठीक है, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखेंगे, महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर उत्पादन देखा जाए कहाँ सबसे ज़्यादा होता, तो भी उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो याद रखेंगे, गन्ने सबसे पहले नंबर पे आएगा, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक आएगा। ठीक है, खेती के दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो कह रहे हैं कौन सी ऐसी है जो कृष्णा डेल्टा और क्यों केप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो देखिए मैप में मैं दिखाता हूँ क्या क्या पूछ रहे हैं। देखिए ये ऑप्शन पहले देख लीजिए, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार या कोंकण। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, इसका कैसे अभी पूरा पहले बताता हूँ, तब इसके बाद आप समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बनता है आपका कृष्णा डेल्टा। ठीक है, और ये है आपका कन्याकुमारी, चाहे आप कन्याकुमारी कहिए चाहे केप कैमोरिन कहिए, बात ही है। तो ये जो एरिया है, ये यहाँ से ये और ये कि यहाँ से ये जो बीच का एरिया है, ये क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। याद रखेंगे, कोरोमंडल तट। ठीक है, अब देखिए ये एरिया क्या कहलाता है, जो उड़ीसा है ये, तो ये जहाँ आंध्र प्रदेश है और ये उड़ीसा के बीच, तो आंध्र प्रदेश ये है, ये सॉरी ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा है, इसके बीच में कहलाता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार
याद रखेंगे, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बीच में उत्तरी सरकार, यहाँ कृष्णा डेल्टा, और ये कृष्णा डेल्टा की बात करें, कृष्णा डेल्टा, ठीक है, कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट है। अब पूछेंगे मालाबार, बहुत बार पढ़ते हैं, तो मालाबार ये मंगलौर से, ठीक है, तो मंगलौर से ये कहाँ तक, ये कन्याकुमारी तक, यही कन्याकुमारी जो केप कमोरिन, तो यहाँ तक क्या है, मालाबार तट, मालाबार तट। अब पूछेंगे कोंकण तट कहाँ है, तो कोंकण तट ये गोवा नहीं है, ये गोवा है और ये गुजरात है, तो गुजरात से गोवा तक कोंकण तट है, कोंकण। कोरोमंडल तट अलग है, कोंकण अलग है। अब देखिए ये जो एरिया दिख रहा है गुजरात से गोवा तक, कोंकण तट, मंगलौर से, ठीक है, तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक कौन सा तट है, मालाबार, माँ से मंगलौर, माँ से मालाबार, तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट है, ये मालाबार। इसको फिर से लिख देता हूँ, मालाबार। ये थोड़ा जूम कर दिया हूँ ना पेज, इसलिए मोटा दिख रहा है, ठीक है, मालाबार तट है। और ये यहाँ से कन्याकुमारी से कृष्णदेल तक कोरोमंडल तट है, फिर यहाँ उत्तरी सरकार पड़ जाता है, ठीक, इतना आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा कोरोमंडल तट, ठीक है, कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट। यहाँ पर देखते हैं भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है, तो भारत में आधे से अधिक सोयाबीन कहाँ पे पैदावार होती है, तो ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश। सोयाबीन में कि अगर अभी रिसेंट के 2020-21 के डाटा देखा जाए तो एमपी फर्स्ट नंबर पे है, एमपी के बाद महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र का भी राजस्थान आ जाता है, ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है, तो एमपी याद रखेंगे। मैप में दिखाता हूँ, सोयाबीन पहले एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका ये राजस्थान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है, कौन सा जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाया गया है। क्या, जो राजघाट बांध एक अंतर्राज्यीय बांध, अंतर्राज्यीय बांध क्या होता है, अंतर्राज्यीय, जिसे आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो देश, जैसे चाइना, इंडिया। अगर पूछा जाए अंतर्राज्यीय तो दो प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच ये राजघाट बांध बनाया गया है। किसके, उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच में ये राजघाट बांध बनाया गया है। ये बुंदेलखंड में इससे सिंचाई की जाती है। और ये किस नदी पर बनाया गया है राजघाट बांध, तो बेतवा नदी पर बनाया गया है, ये तो याद ही रखेंगे, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किस नदी पर बनाया गया है, बेतवा नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये दो चीज़ इसमें पूछा जाता है। पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा, अगर पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा आपका गोदावरी है। पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा, अगर पूछा जाए कहे दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा क्या है, कावेरी है। तो ये ऐसे दो क्वेश्चन याद रखेंगे। दक्षिण की गंगा गोदावरी, गोदावरी की लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर। यह मेनली आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे गोदावरी, इसका गोदावरी होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के कारण कच्चे माल का उपलब्ध मूल कारक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन फॉर द लोकेशन which of one of the following industries availability the raw material is not primary consideration। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे सॉफ्टवेयर और काम कर जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई जिससे कच्चे माल की ज़्यादा ज़रूरत हो। वैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की तो चिप जो बनता है वो काफ़ी रेयर मटेरियल होते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, है, लेकिन अगर कंपेयर में इन सब के देखा जाए, जैसे सीमेंट देखा जाए तो पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी, शर्करा में देखा जाए गन्ने की ज़रूरत पड़ेगी, चुकंदर की ज़रूरत पड़ेगी, लोहा में देखा जाए या इस्पात में देखा जाए तो कच्चे मतलब जो अयस्क होते हैं इसके उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ही
सबसे कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स याद रखेंगे। निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो मतलब देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो किसकी समुद्र, कनाडा की सबसे ज़्यादा लंबी है, याद रखेंगे, कनाडा की है। कितना? लगभग 2,02,080, ठीक है। तो कनाडा की पहले नंबर पे आ जाएगा ये कनाडा, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है, तीसरे पे ब्राज़ील आ जाएगा, चौथे पे भारत आ जाएगा, ठीक है। तो कनाडा की सबसे ज़्यादा है, फिर कितना है, किसका है, कनाडा के बाद कनाडा सबसे ही ज़्यादा, क्योंकि 2 लाख, और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 25,000 वर्ग किलोमीटर है, मतलब किलोमीटर में है। फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील में 7,000, और भारत 7600 लगभग, ठीक है। इससे 7500 कुछ है, 7600 मान सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, इसका क्वेश्चन पता चला ना कि सबसे ज़्यादा कनाडा की है, फिर ऑस्ट्रेलिया की है, फिर ब्राज़ील है, फिर भारत है, ठीक है। ये याद रखेंगे, लिख ही देता हूँ नहीं तो। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ठीक है, फिर आपका इंडिया। तो ये इसमें चलते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, किसने दी थी ब्लैक होल की जानकारी? तो एस चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की जानकारी दी थी। निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में ज्वालामुखी द्वीप कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो भारत में ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है, ठीक है, याद रखेंगे, बैरन द्वीप है। ये देखिए पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, उससे 135 किलोमीटर, जैसे ये अंडमान निकोबार है, ये मान लीजिए ये अंडमान, ये ऐसे बना दिया निकोबार, तो ये पोर्ट ब्लेयर है यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ में ही पोर्ट ब्लेयर, इसके उत्तर और पूर्व, तो उत्तर पूर्व इस साइड में, ठीक है, 135 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है 135 किलोमीटर, वो पूरे मतलब दक्षिण एशिया की अगर देखा जाए तो एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसका पहली बार उद्गार कब हुआ था? 1787 में उद्गार हुआ था, पहली बार। पूछ सकता है कि कब इसका उद्गार हुआ था? 1787 में पहली बार बैरन द्वीप का। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? कह रहे हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अब देखिए पूछ सकता है माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, ठीक है। ताल कहाँ पर है? माउंट ताल, तो ये कहाँ पर है? माउंट ताल, तो माउंट ताल ये फिलीपींस में है, ठीक है, फिलीपींस में है, ठीक है। किस द्वीप पर है? लुजान द्वीप है, उसी पर है। माउंट कोटोपैक्सी तो आपको पता ही होगा, माउंट कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पर है? इक्वाडोर, देखिए लाया भी है, ये देखिए इक्वाडोर में माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है, ठीक है। और क्या क्या दिया था इसमें? दिया था माउंट ताल। माउंट ताल क्या है? फिलीपींस में, ये देखिए फिलीपींस है, मनीला राजधानी है इसकी, यहीं पर है माउंट ताल, ठीक है। और किलिमंजारो कहाँ है? तो किलिमंजारो अफ्रीका में, ठीक है। तो ये माउंट किलिमंजारो, ठीक है, ये तंजानिया के एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और कुछ बचा है, माउंट पिनाटुबो। तो माउंट पिनाटोबो भी ये भी लुजान द्वीप पर ही है, ठीक है। जैसे माउंट ताल लुजान द्वीप फिलीपींस में है, ऐसे माउंट पिनाटोबो भी लुजान क्षेत्र में ही है। कहाँ पर? फिलीपींस में है। तो माउंट पिनाटोबो, माउंट ताल, ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? फिलीपींस में पड़ते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पिनाटोबो भी है, पिनाटोबो और ताल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबनकाया है, माउंट एटना है, इटली है, माउंट एटना, कोलिमा, मेरापी। तो
देखिए सबनकाया कहाँ है, तो सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए मैप वेप है यहाँ पर, ये देखिए, चलिए यही ऊपर वाला मैप यूज कर लेते हैं, यहीं पे ज्वालामुखी दिखा रहे थे ना, तो ये यहाँ, ठीक है, पहले इसको पेन को थोड़ा सा कम कर दें। अब देखिए, हाँ, अब देखिए सबनकाया कहाँ है, तो यहाँ पर पेरू में है। सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ पर है, पेरू में है। याद रखेंगे, सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में है। माउंट इटना कहाँ है, तो इटना से इटली, तो ये तो सबको याद होगा, इटली में इटना। अब होगा, ये तो हो गया। अब देखिए पूछा गया कोलिमा, ठीक है, कोलिमा कहाँ पे है, तो कोलिमा, माउंट कोलिमा कहाँ है, मैक्सिको में, तो कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है, मैक्सिको में कोलिमा है। मेरापी सबको पता होता है, मेरापी इंडोनेशिया में है। मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है, इंडोनेशिया पर, तो मेरापी इंडोनेशिया में, कोलिमा मैक्सिको में, सबनकाया पेरू में, इटना इटली में। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं मेरापी कहाँ है, तो इंडोनेशिया है। कोलिमा कहाँ है, एक मिनट, हाँ, कोलिमा कहाँ है, तो मैक्सिमो में है। इटना कहाँ है, इटली में है। मेरापी इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, एक का दूसरा, एक का दूसरा एक ही में है, तो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब 3 थी सुमेलित है, 3 और 1 नहीं सुमेलित है। बॉइलिंग झील कहाँ है, तो बॉइलिंग झील जो डोमिनिका में, याद रखेंगे, एकदम सही है। 5 फ्लावर झील कहाँ है, तो मंगोलिया में नहीं है, ये चाइना में है। 5 फ्लावर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 फ्लावर चाइना में। रेड लेगून बोल्विया, बोल्विया कहाँ है जानते हैं, बोल्विया ये लापाज, ठीक है, तो लापाज बोल्विया, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, ये देखिए लापाज बोल्विया, तो यहीं पर लापाज उसकी राजधानी है। ठीक है, तो ये कौन सा था, रेड लेगून, तो रेड लेगून बोल्विया में है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है। ग्रेट स्लेव झील, देखें झील दिया है कि नहीं, चेक तो देख लें। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ये देखिए, अब इससे ज़्यादा जूम होगा नहीं तो मैं आपको दिखाई देता। ग्रेट बियर ऊपर है, ग्रेट स्लेव यहाँ है, और लेक ऊम्पिंग, ठीक है, ऐसे, तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव, ये याद रखेंगे, बियर ऊपर है, स्लेव नीचे है, तो बियर हमेशा ही ऊपर रहता है लोगों के। ठीक है, तो ये वाला आपको पता चल गया। 5 फ्लावर झील चाइना में, मंगोलिया में नहीं। किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। किसको, बैकाल झील को कहा जाता है, सबसे गहरी झील है। ठीक है, सबसे गहरी विश्व की झील है बैकाल झील। ठीक है, ताज़े पानी की झील है। ठीक है, कहाँ पर है देखते हैं, जूम होगा उतना बड़ा दिखाई देते, ये देखिए, ये है बैकाल झील। ठीक है, तो बैकाल झील यहीं पर है। देखिए आपको प्रीवियस ईयर कोई मैप से नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन मैं देखिए मैप से पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको। अब देखिए यूरेनियम का बृहद भंडार कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम का कुछ भी हो, इस समय कजाकिस्तान ही आगे है। ठीक है, अब देखिए कल वाला अगर आप देखे होंगे 2014 का करवाया था, उसमें भी यूरेनियम से आया था। ठीक है, तो कजाकिस्तान सब कुछ में आ गया है यूरेनियम में। निम्नलिखित देशों में कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, कह रहे हैं बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक। कजाकिस्तान के बाद याद रखेंगे कनाडा है, क्योंकि पूछ लेता है कजाकिस्तान, फिर दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, फिर ब्राज़ील है, चीन है, तो ज़्यादा मत याद। अब देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है, किसका, बॉक्साइट का, तो ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषता का हिस्सा नहीं है, तो बताइए कौन नहीं है। जनसंख्या की जनांकीय विशेषता का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन, तो जनसंख्या का घनत्व तो होता ही है। डेमोग्राफिक में क्या कहते हैं हम, घनत्व तो देखते हैं ना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो भी देखते हैं, मतलब हम इसको कैसे क्वेश्चन करेंगे,
जिसको हम याद करके जाते हैं अपने पेपर में, सेक्स रेशियो याद करके जाते हैं, डेंसिटी याद कर कहाँ जाते हैं, वेस्ट बंगाल की बहुत ज़्यादा है, बिहार की ज़्यादा है, तो वो भी याद करते हैं। रूरल अर्बन पॉपुलेशन भी याद करते हैं, कहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है कहाँ की कम है। देखिए अगर अर्बन की शहरी जनसंख्या देखा जाए, पाकिस्तान की ज़्यादा है, हमारी कम है, ठीक है। पाकिस्तान में ज़्यादा में शहर में लोग रहते हैं, हमारे यहाँ कम, ठीक है। तो ये कौन सा रहन सहन का स्तर हम का देखते हैं जब जनसंख्या पढ़ते हैं, पॉपुलेशन पढ़ते हैं, सेंसस पढ़ते हैं, तो हम रहन सहन का स्तर थोड़ी देखते हैं। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, दिमाग थोड़ा अगर लगाते तो हो जाता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, कौन सा जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है, ठीक है। तो इसको बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है व्यवसायिक ढांचा ना, विभिन्न व्यवसायों में कर्मचारियों की जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एमंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन, सी वाला सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमी, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, नॉट एडवर्स इफेक्ट। तो ये क्या है, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, ये नहीं है। जोतों के आकार में कमी हो जाती है, सही है। बढ़ती बेरोजगारी भी हो जाती है, ठीक है। और अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की कमी, ये भी हो जाता है। तो ये सभी प्रभाव है, ये प्रभाव नहीं है कार्यकारी जनसंख्या के आकार में। करें इंक्रीज द साइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये गलत है, कभी कभी होता भी नहीं, वर्किंग पॉपुलेशन भी नहीं इंक्रीज हो पाती, ठीक है। तो सब क्योंकि स्किल चाहिए उसके लिए। अब देखिए वर्तमान में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर में किस दौर से गुजर रहा है। तो वर्तमान में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस दर से गुजर रहा है। तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, ठीक है। तो मतलब अगर देखा जाए तो हमारी हाई ग्रोथ रेट विथ डिफिनिट साइन ऑफ सोइंग, ठीक। तो गिरने की थोड़ी सी प्रवृत्ति हो सकता है, अब जो जनसंख्या आए उसमें भारत की कुछ गिरावट हो, ठीक है। नाभिकीय नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, द एक्सपेंशन ऑफ अर्बन इंडिया प्लेटफॉर्म फॉर, ये किसका कैसा प्लेटफॉर्म है, ये है औद्योगिक विकास का। अगर नगरीय पूछा जा रहा है, एक्सपेंशन ऑफ अर्बन इंडिया इज ए प्लेटफॉर्म पर, मतलब जो अर्बन होता है उसकी विशेषता बताना, कुछ नहीं करना है। आधुनिक सेवा क्षेत्र का विकास होता है, मॉडर्न सर्विस सेक्टर, जोमेटो पिज्ज़ा ये सब मिलता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, जियो आया, अडानी आए, ये सब लगे, ठीक है। क्रिएशन ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकम अपॉर्चुनिटी, मतलब पैसा डबल हुआ, सैलरी डबल हुई, ऑल ऑफ द सही है, सब कुछ सही है। 2011 में देश में निम्नलिखित में से दर में साक्षरता दर सबसे कम थी। तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की थी, बिहार की। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम साक्षरता, बिहार की 61.8%। फिर अरुणाचल लगभग 60 से सभी ऊपर है, यही शुक्र मनाइए। 65.4। राजस्थान की 66.1। झारखंड की 66.4। फिर आंध्र प्रदेश की 67.0। तो हमारे उत्तर प्रदेश का ही ज़्यादा है, ठीक है। तो बिहार का 61.8। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर जैसे पुरुष की साक्षरता देखा जाए, तो अगर उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता कितनी है, लगभग 77.3% है, और स्त्री की साक्षरता कितनी है, 57.2% है। तो इनका अंतर कितना हो गया, लगभग 20% अंतर हो गया, 20.1%, ठीक है। अगर केरला में देखा जाए तो पुरुष साक्षरता कितना है केरला में, 9.6%, ठीक, केरला की बात कर रहे हैं। और महिला साक्षरता कितना है, 92.1। मतलब महिला पुरुष लगभग थोड़ा सा सिर्फ अंतर है, देखिए। तो
तो इसमें 2%, तो हमारे यहाँ 20% का अंतर है, यहाँ पर 2% का। तो कह रहे हैं सबसे अधिकतम अंतर कहाँ का है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गुजरात में आप कहें कि गुजरात में भी कम हो सकता है, तो गुजरात में जानते हैं 16% अंतर है। ठीक है, गुजरात में अगर पुरुष साक्षरता देखा जाए तो 85 है, महिला की 69 है, तो ये लगभग 16% बैठता है। मिजोरम में कहेंगे तो मिजोरम में कम है। ठीक है, मिजोरम में अगर पुरुष की 93 है तो महिला की कितनी है, 89 है। ठीक है, तो ये लगभग 4% बैठता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ही अंतर है। ठीक है, गुजरात में भी कम नहीं है, ज़्यादा है। ठीक है, निम्नलिखित में किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको, लॉर्ड रिपन, अच्छे अच्छे काम करके गए थे ये। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, यूएस के संविधान से। आइडिया ऑफ प्रेम्बल हैज़ बीन बारोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो यूएसए से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो भारत में भूमि सुधार का हिस्सा कौन सा अब इसमें नहीं है, तो बहुफसली योजना। ठीक है, तो ये बहुफसली योजना भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया, ये भी सही है। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया है, ये भी सही है। काश्तकारी सुधार कर दिए, ये भी। तो बहुफसली ये नहीं है। ठीक है, भूमि सुधार आप कुछ भी बोलिए, उससे क्या मतलब। सरकार को निम्नलिखित में किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, तो किन मतलब इमरजेंसी के टाइम नेशनल निलंबित नहीं किया जा सकता, तो वो है आपका 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 को नहीं निलंबित किया जा सकता। लेकिन यहाँ दो चीज़ होते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि मतलब राष्ट्रीय दो आपातकाल होते हैं, जैसे आप एक बार एक दे दिया गया कि आप राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध तथा बाह्य आक्रमण से, किससे, युद्ध तथा बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। तो अगर युद्ध तथा बाह्य आक्रमण का देखा जाए तो यहाँ पर 20-21 होगा। ठीक है, 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, युद्ध और बाह्य आक्रमण। अगर दूसरी तरफ देखा जाए सशस्त्र विद्रोह एक होता है, सशस्त्र विद्रोह, इसमें क्या होता है 21, 20, 21 और 19 भी तीनों। ठीक है, इन तीनों को निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन कौन से, तो ये अगर सशस्त्र विद्रोह की बात करें तो 20, 21, 19, 19, 20, 21 याद रखेंगे। अगर याद देखिए जाए, ये कहा कि बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो बाह्य आक्रमण का 20 और 21 यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 20, 21 याद रखेंगे। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है, तो संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। भारत में नागरिकता भाग किस में दिया गया है, तो भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। ठीक है, कब आर्टिकल कौन कौन से, 5 से 11 तक, यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, कब से कब दिया गया है, तो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता है भाग 2 में। अब ये बताइए इसमें कौन सा सही है आपका। करें विधि के सम्मुख समानता कौन सा है, तो आर्टिकल 14 है विधि के सम्मुख समानता। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 है। ठीक है, कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति कौन सी है, तो कार्य जब मांग रहे हैं तो उसको मानवीय स्थिति, तो पहले कार्य मांगेंगे, इसके बाद मानवीय स्थिति की विवेचना करेंगे कि वहाँ गर्मी में कूलर, फैन, एसी कुछ लगा है कि नहीं। अब देखिए, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, तो ये बताइए बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 में है, तो डी का दूसरा, सी का पहला, बी का चौथा, ये देखिए इसमें आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न विनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। While deciding any question relating to the disqualification of member of parliament, the president shall be obtained the opinion,
मतलब इनका कहने का मतलब है अगर किसी चीज़ का विवाद हो गया संसद के सदस्यता के बीच में तो उसको कौन देखेगा, तो वो कौन देखेगा, तो जो चुनाव करवाया है वही देखेगा। तो वो कौन देखेगा, भारत का निर्वाचन आयोग देखेगा। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन, भारत का निर्वाचन आयोग देखेगा। ये किस आर्टिकल के तहत देखेगा, आर्टिकल 103 के तहत संसद के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित जो प्रश्न है उनको राष्ट्रपति मतलब करने का मतलब राष्ट्रपति किससे लेगा राय, भारत के निर्वाचन आयोग से। ठीक है, तो यही सब कुछ करेगा। ठीक है, अब देखिए राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो ये इसमें कौन सा सही है, ये राज्य वित्त आयोग के बारे में बताइए। तो यह एक क्या है, संवैधानिक संस्था है। आप पूछेंगे जब संवैधानिक संस्था है तो इसका कुछ आर्टिकल भी होना चाहिए। आर्टिकल 243 एक आई, सॉरी आई एक नहीं आई है, ठीक, आई 243 आई के तहत क्या किया गया है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, हर कितने साल बाद करता, ये गठन कौन करता है, तो ये गठन राज्यपाल करता है। याद रखेंगे, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। कितने साल के अंतराल पर, 5 साल के अंतराल पर राज्यपाल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो इसमें कौन सा आपका सही है, तो संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, तो ये तो गलत है। ठीक है, अब देखिए जो संसद को संशोधित करने की वो है, तो वो 368 में दिया गया। ठीक है, तो ये तो एकदम सही है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित, अच्छा संसद की बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं मैं तो सोचा सिर्फ लोकसभा की। ठीक है, तब संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, तो हाँ एकदम सही है, एक विधायी संस्था। लेकिन क्या है इसमें और इसमें, देखिए कोई मतलब रिलेशन बन रहा है कि संशोधन का या जनता का, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी वाला। दोनों तो सही लेकिन व्याख्या नहीं है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन के संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो इसमें बताइए कौन सा इसमें सही है। अगर मैं कहूँ कि भारत का संविधान इसलिए लंबा हो गया है क्योंकि अमेरिका के संविधान से जो मौलिक अधिकार लिए गए उसी से, तो क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ, आपको लगेगा मैं सही बोल रहा हूँ, गलत है, तो ये गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, भारत का संविधान लंबा तो है, ठीक है, लेकिन और मौलिक अधिकार भी अमेरिका के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी सही है आपका और ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ लंबा क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जैसे हर देश में देखा जाए तो लगभग वहाँ की जो संस्कृत सभ्यता होती है वो सेम ही होती है। हमारे यहाँ विविधता ज़्यादा है, साउथ में चले जाएंगे लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, और उन सब का मतलब जो साउथ में हर चीज़ की मतलब डिफरेंस है, नॉर्थ के कंपेयर में, ईस्ट में जाएंगे अदर है, तो इसी प्रकार सब कुछ मतलब बड़ा होता चला गया। ठीक है, तो ये है बी वाला। और पहली बार हम सब संविधान भी बना रहे थे, तो अगर शॉर्ट कर देते तो आधे लोग को समझ भी नहीं आता, बार बार क्या होता सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, आज भी जाना पड़ता, इतना बड़ा कर दिया गया तब भी जाना पड़ता बार बार पूछने की ये कैसे होगा ये कैसे होगा, बार बार सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता रहता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है, सिंपल है 155 के द्वारा की जाती है। कौन भारत संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो बताइए कौन भारत संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। देखिए सरकारीय जो आयोग है ये भारत राज्य संघ से संबंधित है। ये कब गठित हुआ था, 1983 में। ठीक है, कब, ये 1983 में। एक राज्य मन्नार थी, ये भी किससे संबंधित है, ये भारत संघ और राज्य, संघ मतलब केंद्र ही है। ठीक है, यूनियन और स्टेट के रिलेशन से ये भी संबंधित है। राज्य मन्नार ये कब गठित हुई थी, 1969 में
ठीक है। 1969 में राजमन्नार कमेटी गठित हुई थी। अब पूछेंगे पुंछी आयोग कब गठित हुआ था, तो 2007 में पुंछी आयोग गठित हुआ था। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है ये चुनाव सुधार से है। ठीक है, याद रखेंगे, चुनाव सुधार से ही इसका संबंध है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इंटर यूनियन स्टेट रिलेशन से। ठीक है, अब देखिए कब गठित हुई थी ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ये 1998 में गठित हो गई थी। ये याद रखेंगे, सरकारी 1983 में, राजमन्नार 1963 नहीं 1969। ठीक है, बोले थे 69 लिख दिए थे 3। ठीक है, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। तो 1969 में ये राजमन्नार इंद्रजीत चुनाव सुधार से रिलेटेड है। पुंछी 2007 में। निम्नलिखित में से अपने, तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, यहाँ पर सी वाला आंसर है, याद रखेंगे। अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र से सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार होगा। तो उस किसकी बात करिए, महान्यायवादी की बात कर रहे हैं। ठीक है, महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 76 होता है इसका। ठीक है, किस आर्टिकल से, 76 है। इसको नियुक्तिकर्ता कौन है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसको, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये इसका मतलब एक पावर होता है कि भारत के जितना भी राज्य क्षेत्र है, भारत का जितना भी एरिया है, सभी न्यायालयों में सुनवाई में ये भाग लेने का इसके पास अधिकार है। कहीं भी किसी न्यायालय में भाग ले सकता है सुनवाई का। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, सबसे बड़ा वकील बोला जाता है। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो बताइए, भारतीय संविधान में जो 11वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन कहाँ गया, हाँ, पंचायती राज से संबंधित है। ये 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। प्रभावी कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में प्रभावी हुआ। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, 73वां 1993 में नहीं, 93 में प्रभावी हुआ था, 92 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। भाग जोड़ा गया था, भाग कौन सा जोड़ा गया था इसमें, भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सी अनुसूची, तो अभी हम बताए हैं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, अब देखिए 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। याद रखेंगे, 29 विषय का उल्लेख किया गया है। कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग गठन करता है, बताइए, वित्त आयोग कौन गठन करता है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति। अच्छा, तो ये एक राज्य वित्त आयोग होता होगा, तभी क्वेश्चन आया था शायद इस टाइप का। तो हाँ, तो जो राज्य वित्त आयोग होता है 243 आई के तहत गठित होता है। कौन गठित करता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल जो होता है वही गठित करता है। तो 243 आई के अनुसार राज्य का वित्त आयोग होता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल गठित करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, बताइए, अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, तो 51A में। ठीक है, तो याद रखेंगे 51A में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। किसने 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 51A आर्टिकल जोड़ा गया था। ठीक, इसके बाद अभी आप पढ़ते होंगे 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी कितना हो गया है, 11 हो गया है। तो फंडामेंटल जो ड्यूटी होता है 11वां कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि ये जो किसकी अनुशंसा पर ये जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है ये जोड़ा गया, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी किसकी अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति इनकी अनुशंसा पर जोड़ा गया। नेक्स्ट चलते हैं, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया।
तो ये 2015 का पेपर है, उसी समय ये सब हो रहा था, तो इसमें याद रखिए। अब ये मुश्किल होगा पूछे ना। तो ये कब हुआ था? मार्च 2014 में, ठीक है। कब हुआ था? मार्च 2014 में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 2008 में पारित हुआ था, ठीक। असंगठित अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछ सकता कभी भी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकार के निहित हैं। तो ये बताइए क्या है? तो ये प्राथमिक स्तर तक के हैं, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, ठीक है। इसके अनुसार क्या किया गया? कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है। फिर 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पेश किया गया। तो याद रखेंगे, ये 86वां संविधान संशोधन 21A 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए बात करता है निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात करता है यही, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलते हैं। कह रहे हैं वन्यजीव अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, याद रखेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वन्यजीव अधिनियम पारित किया था उससे पहले राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कितने थे? तो सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे, ठीक है, जब ये अधिनियम 1972 से पहले। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सिंपल है, 123। जब संसद नहीं चल रही होती है तो कोई इमरजेंसी काम होता है, ठीक है, तो उसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है? इसकी शक्ति 123 के तहत होती है, उसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 123 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि होता है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? उद्योग जैसे होते हैं, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। विनिर्माण तथा उद्योग, ठीक, जहाँ पर निर्माण होता है, उद्योग होता है, ये सब द्वितीय क्षेत्र में होते हैं। होटल अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा है? बीमा अगर मैं आपसे पूछूं, सॉफ्टवेयर अगर पूछूं, ये कब से? तृतीय में आता है, ठीक है, तृतीय में आता है। चलते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो समय ज़्यादा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। हमारे यहाँ कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, ठीक है। मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र पर। मिक्स किसे कहते हैं? जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स, ठीक है, क्या करता है? तो ये संसाधनों का समुचित प्रयोग करता है, उत्पादकता में वृद्धि करता है, कुशलता में विकास करता है, डेवलपमेंट स्किल, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मानव पूंजी बढ़ रहा है तो सब कुछ होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव। निम्नलिखित में से कौन 2005 और 6 के में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है? तो कौन भारत निर्माण का अंग इसमें नहीं है? तो इसमें ग्रामीण सफाई यहाँ अंग नहीं है, ठीक है, ग्रामीण सफाई। अब पूछेंगे इसके अंग कौन कौन से हैं? सिंचाई है, ठीक है, सिंचाई है, सड़क है, निर्धन है, ठीक है, निर्धन आवास है, ठीक है, सिंचाई, सड़क, निर्धन आवास, जल पूर्ति है और विद्युतीकरण, दूर संचार, ये है, लेकिन ग्रामीण सफाई नहीं है। हरित क्रांति नई चक्रव्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। मतलब कौन सी सदी में प्रारंभ हुई थी? 5वें दशक में, 6वें दशक में, 7वें दशक में, 8वें दशक में? तो 1966 में, मतलब 7वें दशक में प्रारंभ हुई थी। इनका मतलब क्या है? ये मतलब वो सॉरी 6ठे दशक में, ठीक, वो ठीक है, हाँ हाँ 7वें दशक में, ठीक है, एक ज़्यादा होता तो 7वां होता है, तो ये 7वें दशक में, ठीक है,
7वें दशक में, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 7वें दशक में ये हुई थी। कृषि भारतीय मतलब हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं सम्मिलित किया गया? जैसे चावल के बिना आप नहीं रह सकते, दालों के बिना नहीं रह सकते, गेहूं के बिना आप नहीं रह सकते, तिलहन के बिना चल जाएगा काम। ठीक है, दाल चावल तो चाहिए ही। ठीक है, मतलब ये इसेंशियल नहीं, ये तीनों चीज़ें इसेंशियल हैं। ठीक है, चावल, दाल, गेहूँ। ठीक है, तो यही है, सम्मिलित इसको नहीं किया जाता। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो ये कौन, किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया योजना आयोग का अंत। अब पूछेंगे कब किया? तो 1 जनवरी का दिन था, 2015 था। यहाँ पर नीति आयोग आ गया। ठीक है, नीति आयोग। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के क्रियान्वित नहीं करता है? ठीक है, तो बैंक लिंकेज कार्यक्रम को विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लीमेंट द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम? तो ये कौन नहीं करता है? ये नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड इससे अलग है। ठीक है, बैंक, व्यापारिक बैंक, आरआरबी करता, सहकारी बैंक ये सब करता, ये नाबार्ड नहीं करता। ठीक है, अब देखिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, ये क्या करता है? जो कृषि से संबंधित क्षेत्र होते हैं उनको मतलब उनसे रिलेटेड कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया। देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कार है आपका, कार के पीछे क्या होता है? यहाँ पर एक दर्पण लगा, ये कार है आगे कह रही है, यहाँ एक दर्पण लगा होता है। ये यहाँ जो कोई गाड़ियाँ आती हैं उसको देखा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर? कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स कैसे? देखिए यहाँ देखिए ढेर सारे बड़े बड़े हैं, इसको क्या करके छोटे करके में देखना है। तो छोटे कर में तो कॉन्वेक्स ऐसे लिखा गया ना, कॉन्वेक्स, लास्ट में एक्स आ रहा है। तो मतलब जो सभी प्रतिबिंब है एक स्थान पर वो क्या होती है? वो हो जाती हैं, एकत्र हो जाती हैं, जिससे वो सभी वस्तु छोटी दिखती हैं। तो हमेशा क्या होता है? कॉन्वेक्स, जिससे सभी चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को छोटी देखने के लिए हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, और छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए कॉनकेव लेंस का। जैसे आप मुंह में देखते होंगे कॉनकेव लेंस, वहाँ पे मुंह में बहुत छोटे छोटे दांत ये सब होते हैं कान में देखने के लिए, तो वो उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज हो गया। लेकिन जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको बड़ी चीज़ें होती हैं उनको छोटा बना के देखने के लिए कॉन्वेक्स है। तो इसको ऐसे लिए यक्स ऐसे लिखा जाता है, तो सभी प्रतिबिंब यहाँ आ जाती हैं, एक स्थान पर मिल जाते हैं, फिर जिसको देखना होता है वो देख लेता है। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे। यहाँ पर देखते हैं CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब किसके लिए दिया गया था ये पूछ रहा है। तो किसके लिए दिया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप पूछेंगे ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1921 में दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1921 में आइंस्टीन को, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बताइए। इन अ प्रेशर कुकर फूड इज कुक्ड इन शॉर्टर टाइम बिकॉज, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? तो ये क्यों तैयार हो जाता है? देखिए प्रेशर कुकर जो होता है, जो भोजन आसानी से तैयार हो जाता है, उसमें क्या होता है? उसमें ये जो वायुदाब होता है, प्रेशर होता है, वो लगभग 2 गुना होता है। प्रेशर कुकर लिखा गया है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा, तो कंपेयर टू नॉर्मल सिनारियो में ये 2 गुना होता है। तो कितना होता है? 2 गुना होता है। अब जब जैसे पानी सामान्यतः 100 डिग्री पे क्या होता है? खौलता है, लेकिन यहाँ पर 120 डिग्री पर खौलता है। ठीक है, ये मतलब उबलता है। ठीक है, खौलना मतलब उबलना। इससे ऊष्मा अधिक होती है और यही कारण होता है
कि क्या होता है, खनिज जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, मतलब 120 डिग्री, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है पानी, लेकिन यहाँ पर 120 डिग्री पर उबलता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? ये मान लीजिए एक समतल दर्पण यहाँ पर है, ठीक है, और एक समतल दर्पण यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक इसके बीच में एक क्या है, एक प्रकाश बिंदु का एक स्रोत है। पूछ रहे हैं अगर ये प्रकाश बिंदु का एक स्रोत है तो अगर यहाँ पर ये प्रकाश पड़ेगा और यहाँ पर पड़ेगा तो प्रतिबिंब कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे, क्योंकि क्या होंगे, प्रतिबिंब परिवर्तित हो जाएंगे। जब परिवर्तित हो जाएंगे तो क्या होंगे, वो प्रतिबिंब इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट प्रतिबिंब बन सकते हैं। ठीक है, कितने? इनफाइनाइट बन सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर प्रकाश स्रोत है दो समतल दर्पणों के बीच, इनफाइनाइट बनेंगे। तो ये क्या है, इनफाइनाइट, ये देखिए अनंत बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किस बहुलक, मतलब किस बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, किस बहुलक का? तो किसका? पॉलीकार्बोनेट का। याद रखेंगे, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। अगर पूछा जाए कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका निर्माण किया जाता है, तो केवलर, नाम सुने हैं, उसको पॉलीएमाइड भी कहते हैं। यह है नीचे ना, इसी को केवलर भी कहते हैं। केवलर कभी बार बार ये भी पूछ लेता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड केवलर का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विद्युत अपघट्टों के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित विद्युत अपघट्टों के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब क्या होता है? SO4, इसका मतलब होता है H2SO4। ठीक है, इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब इसको आयल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया गया है कि आयल ऑफ विट्रोल, लिखता हूँ आयल ऑफ विट्रोल। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से कौन जाना जाता है? सल्फ्यूरिक H2SO4 जाना जाता है। इसका उपयोग और कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे इसका उपयोग घरों में जो सफाई होती है उसमें भी कार्य किया जाता है। इसको डालने से तो थोड़ा सा घर साफ हो जाता है अच्छे से। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखेंगे, H2SO4 कार की बैटरियों में प्रयोग हुआ जाता है। जानते हैं, दरअसल जैसे वो घर में नालियाँ होती ना, पाइप होते हैं जिससे पानी आपका बाहर निकलता है, उसमें भी अगर थोड़ा सा डाल देते हैं तो उसके अंदर जितने भी कचड़े जमे रहते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे उसके लिए भी इसको उपयोग किया जाता है। कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब एक गलत है और सब सही सुमेलित है। तो ये कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है? हाँ, तो एक ही सही सुमेलित है। जैसे ओजोन डिप्लेशन अगर होगा तो स्किन कैंसर हो जाएगा, तो किरणें आएंगी और आपके बॉडी पर यहाँ पर मतलब पड़ेंगी तो उसमें चर्म कैंसर का चांस है। तो डी वाला आपका सही है। कह रहे हैं अम्ल वर्षा। देखिए, अम्ल वर्षा के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा के लिए। फ्लोराइड क्या होता है? फ्लोराइड दांत के लिए। तो ठीक है, ये देखिए दांत के लिए, इसको अगर मिलाना इधर उधर होता तब ज़्यादा सही पड़ता। फ्लोराइड दांत, इससे दांत क्षय हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। तो ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी। तो देखिए इसी में सब पूरा दिया था हर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। निम्नलिखित बहुलकों में किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? जैसे आप कुछ कढ़ाई यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें
जो चिपकता नहीं, जैसे कुछ सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं तो वो चिपकता नहीं है, तो उसमें क्या उपयोग किया जाता है? उसमें टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? टेफ्लॉन का। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर S B देसाई ने किया था। S B देसाई, ठीक है, इन्होंने किया था। यहाँ पे C B देसाई लिखा गया ना, C B देसाई नहीं होगा, S B, तो यही अगर सही होना चाहिए। यहाँ S B, C नहीं S होना चाहिए, ठीक है। ये S B देसाई अब सही है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार S B देसाई ने किया था। कब किया था? 1939 में किया था, याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें बताइए, इस कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो ऊन एक क्या है? तो ऊन एक प्रोटीन है, एकदम सही है। रेयान क्या है? तो रेयान एक, याद रखिएगा, ये कह सकते हैं फाइबर ही होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं रूपांतरित स्टार्च होता है, तो ये नहीं। ये किससे निर्मित होता है? ये सेलुलोज से निर्मित होता है, याद रखिएगा, सेलुलोज। ये मेन चीज़, एक ही चीज़ याद रखिए, सेलुलोज, ठीक है। जो रेयान होता है ना कृत्रिम होता है, ना प्राकृतिक होता है, ना आर्टिफिशियल होता है, ना नेचुरल होता है, ठीक है। तो यही गलत है। रबर का होता है, एक प्राकृतिक बहुलक होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है रबड़, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेंस क्या होता है? कार्बन का एक अपर रूप होता है फ्लोरेंस, ठीक है। अब देखिए, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू निकलते हैं क्योंकि सल्फोनिक अम्ल होता है। कहीं पे है सल्फोनिक अम्ल, हाँ, ये देखिए सल्फोनिक अम्ल होता है, इसीलिए प्याज के जब छिलके निकालते हैं तो आंसू आ जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? जो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या किया जाता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में, याद रखेंगे। बहुत ही इसमें जो ट्रांजिस्टर होते हैं P टाइप N टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वही सब सिलिकॉन और जर्मेनियम बनाने में ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो होता है ट्रांसपोर्टेशन करता है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, विटामिन सी किसकी कमी से होता है? मतलब कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। फोलिक अम्ल रक्त अल्पता होता है, ठीक है। अगर फोलिक अम्ल की कमी हो जाती है तो रक्त अल्पता होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको समझ में होगा। याद रखेंगे B1, कैसे याद रखेंगे? बार बार अगर B1 भूल जाते हैं, B1 लिखा गया है ना, एक बी को बेरी कर दीजिए, और अगर 1 लिखा है इसका मतलब भी एक बी और है, तो बेरी लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही लिख दीजिए, विटामिन सी स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है। और क्या? विटामिन ए रतौंधी कैसे याद रखेंगे? रतौंधी आँखों में होता है, तो शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? आँख होती है, तो वो उसके लिए ए प्रयोग होता है, ठीक है, ए ग्रेड उसको दिया जाता है। ऐसे याद कर लीजिए, कुछ भी ट्रिक बना के याद करिए ताकि वहाँ याद रहे। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कह रहे हैं आवश्यक नहीं है, तो आयोडीन ये आवश्यक नहीं है। कैल्शियम भी देखते हैं, जब आप कोलगेट मंजन या कोई डाबर मंजन यूज करते हैं, सब लोग कहते हैं इसमें कैल्शियम है, ठीक है। ये फास्फोरस इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आयोडीन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे आयोडीन इंपॉर्टेंट नहीं है। कैल्सीफेरॉल का रासायनिक यौगिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोला जाता है। क्या? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। विटामिन सी को क्या बोला जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। विटामिन बी, ठीक है, तो विटामिन बी राइबोफ्लेविन, ठीक है, तो B1 मतलब राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसमें क्या आंसर था? कैल्सीफेरॉल। और देखिए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, याद रखेंगे। इसकी कमी से रिकेट्स रोग बच्चों में होता है, ऑस्टियोमालाइसिस बड़ों में होता है, ठीक है, याद रखेंगे। फेरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा फेरोमोन समानता मतलब उत्पन्न किया जाता है?
तो ये कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है फेरोमोन्स। ठीक है, याद रखेंगे किसके द्वारा, कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, दूध से है। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से संबंधित होता है। ठीक है, अब पूछेंगे श्वेत क्रांति भारत में शुरुआत कब हुई थी, तो श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत लगभग 1970 में हुई थी। ठीक है, 1970 में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति आपका जो गेहूं से मतलब गेहूं उत्पादन से ही संबंधित है। देखिए ऑप्शन और नहीं है, नहीं, तो हरित क्रांति किससे है, गेहूं उत्पादन से ही संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल की ही मतलब पैदावार को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, अगर पूरे विश्व लेवल पर देखे जाए तो हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, बोरलॉग। अगर भारत में देखा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1966 से 97 के बीच में ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। CNG है, CNG एक क्या है, तो CNG एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, गाड़ियों उड़ियों में ये पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा इससे पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर WW का पूर्ण रूप क्या है, तो अब सिंपल ही क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, चलते हैं जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि अब सिंपल ही आ रहा है। निम्नलिखित में कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है, तो वो कौन देता है, बायोगैस ना। उसमें आप बायोगैस अब पहले होता था ज़्यादा, अब तो कम ही होता है। बायोगैस में क्या होता है, आप खाद भी बना उससे मिल जाता है। बायोगैस में क्या होता है, जैसे काऊ का डंग उंग सब कुछ होता है उसमें डाल दिया जाता है, तो उससे एनर्जी भी मिलता है और क्या होता है, खाद भी बन जाता है जो वेस्ट निकलता है। बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा, बायोडीजल है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण, तो किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसकी वृद्धि होती है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है, तो बताइए इसमें कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए, अजैविक अवयव जीवाणु गलत है। पर्वत एक अस्थायी पारिस्थितिक नहीं, समुद्र जो होता है वो अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, और हरे पौधे ये एकदम सही है। ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, इकोसिस्टम के भाग होते हैं। रेन फॉल क्या होता है, तो वर्षा ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो सिर्फ आपका ये C वाला सही है और सब गलत है। ठीक है, तो जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु भी देख लीजिए, ये जैविक अवयव होते हैं। ठीक, अजैविक नहीं होते हैं, इसमें भी थोड़ी जान होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो ये अजैविक नहीं होते हैं। एबायोटिक क्या होता है, जैसे पानी हुआ, हवा हुआ, सूर्य की रोशनी हुआ, ये एबायोटिक होते हैं। लेकिन जो जीवाणु होते हैं उसमें सूक्ष्म जीव से देखते होंगे, जैसे दही वाला ही देख लीजिए, दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, उसमें कीटाणु होते हैं, तो उसमें भी जानवर चलते हैं। ठीक है, तो जैविक होते हैं, जीवाणु जैविक होते हैं, अजैविक नहीं होते। समुद्र अस्थायी होता है। हरे पौधे इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम की बात आ गई तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। इसकी संकल्पना किसने दी थी, A.G. टांसले ने दी थी। A.G. टांसले ने दी थी, याद रखेंगे इसकी संकल्पना सर्वप्रथम। दूसरा चीज़ ये याद रखेंगे कब दिए थे, 1935 में दिए थे। ठीक है, कब दिए थे, 1935 में। तो A.G. टांसले इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम देखिए टा उसमें जो दोनों आ रहा है ना, अगर इको ऐसे हिंदी में पढ़िए ई सिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम टा 2 बार आ रहा है, तो टांसले, टा से सिस्टम एक ही बार आ रहा है ना, तो टम, तो टांसले। ठीक है, कुछ भी करके याद रखिए, नहीं तो आप भूल जाते होंगे, क्योंकि कई वैज्ञानिक आए हैं ना, कई कुछ और दिए हैं, कुछ और दिए हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो कि इसको पादप प्लांट प्रिजर्वेशन से संबंधित है, पादप संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे उस समय उत्तर प्रदेश में ही चला था, क्योंकि पहले उत्तराखंड नहीं था। ठीक है, अगर अब देखा जाए तो अब तो उत्तराखंड बन गया है, लेकिन अगर उस समय देखा जाए तो उत्तराखंड में ही उत्तर प्रदेश में ही चला था। बट अभी के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में, कब, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, कब,
1973 में ये चलाया गया था। ठीक, इसमें क्या होता था, जो पुरुष होते थे, महिला होते तो पेड़ से चिपक जाते थे जब पेड़ काटने वाले आते थे। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, याद रखेंगे, सुंदर लाल बहुगुणा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट जैव विविधता। देखिए दो बार ही क्वेश्चन आ रहा है। पश्चिमी घाट। जैव विविधता कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता कम होने का मुख्य कारण एक ही है, सबसे ज़्यादा वो क्या किया गया है? दोहन किया गया, आवासीय मतलब विनाश कर दिया गया है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मेन चीज़ क्या होता है? दोहन तो चल जाएगा लेकिन आवासीय विनाश नहीं चलता। जैसे कहीं पर जंगल है, कोयला वहाँ पे पड़ा है ढेर सारा, क्या कर, पूरी जंगल को साफ कर देंगे कोयला निकालने के लिए। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो क्या है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, आवासीय विनाश। निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? अब देखिए यहाँ पर कैसे आप में अभी आप हो सकता है ना समझ। देखिए दो चीज़ें होती हैं। अगर आप सोचे होंगे अत्यधिक दोहन, देखिए अगर दोहन किया जाता होगा तो जैसे किसी एक प्रजाति का, किसी एक जीव का, किसी एक पेड़ पौधे का दोहन हो सकता है, सबका थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आवासीय विनाश होता है उसमें क्या होता है? जैसे जंगल है, अब यहाँ पर कोयला मिल गया, ठीक है, गवर्नमेंट को यहाँ पर कोयला मिल गया। अब जब इस कोयले को निकालने के लिए जैव विविधता मतलब जहाँ पर सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी चीज़ों, तो वो पूरा काटेंगे ना, एक तो काटेंगे नहीं, पूरा सब हटा देंगे, तो उसमें क्या होता है? विविधताओं को नष्ट हो गया, पूरी विविधता ही नष्ट हो गई। ठीक है, तो इसीलिए आवास हैबिटेट डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अच्छा है आंसर। कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम अगर उपाय देखा जाए तो है सौर सेल। ठीक है, सोलर सेल। तो सोलर सेल मतलब मेन चीज़ ये होता है कि यहाँ पर एक क्लीन एनर्जी में होता है। ठीक है, सोलर सेल। अब देखिए यहाँ पर करें दाचीगम कहाँ है? तो दाचीगम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पापी कोंडा कहाँ है? तो पापी कोंडा ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सरिस्का कहाँ है? तो राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक में। ठीक है, सरिस्का राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक, पापी कोंडा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क, दाचीगम जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? करें जैव विविधता में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ठीक है, ये याद रखेंगे, सब क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। अब देखिए एजी टांसले ने इकोसिस्टम दिया था, टम टा से टम और से इकोसिस्टम से टांसले, ऐसे याद करवाए थे। अगर आपसे पूछे कि बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है इसको किसने दिया था, तो इसको किया था जी रोजन ने। ठीक है, रोजन ने। ठीक है, जी रोजन ने, कि इसलिए मैं कह रहा था कई चीज़ें हैं भूल जाते होंगे कि कौन रोजन दिए थे, कौन टांसले दिए थे, इसलिए याद कर लिया करिए। 85 में, ठीक, जी रोजन ने दिया था बायोडाइवर्सिटी तक, जी रोजन ने। वाल्टर अगर वो आगे लगा दीजिए, वाल्टर जी रोजन, या जी रोजन ही पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, याद रहना चाहिए। तो वाल्टर जी रोजन ने 1985 में बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। निम्न में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। ये प्रदूषण जहाँ होगा वहाँ उगेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे क्या है? लाइकेन। किसका प्रदूषण संकेतक है? वायु प्रदूषण का। ठीक है, वायु मतलब दिल्ली में ये देख ही नहीं सकता लाइकेन। ठीक है, कि दिल्ली में वायु प्रदूषण जानते ही कितना है। कौन उत्तर प्रदेश के चौथे वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो उत्तर प्रदेश के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष अतुल गुप्ता थे। भारत का फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्न कहाँ प्रस्तावित है? तो ये पुराना पेपर है, तो अब तो हो ही गया होगा, रामपुर में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल में लोकसभा के सदस्य थे? तो वो कौन थे? चंद्रशेखर। ठीक है, याद रखेंगे, चंद्रशेखर ये प्रधानमंत्री रहते हुए किस समय में, कार्यकाल में, मतलब अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। पहले मतलब लोकसभा के सदस्य थे, इसके बाद उनको प्रधानमंत्री पद का सौंपा गया। ठीक है, तो ये कब, ये 10 नवंबर
कब से कब थे? 10 नवंबर 1990 से ये 21 जून, ठीक है, याद रखेंगे 21 जून 1991 तक थे। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये पीए संगमा थे। कब से कब इनका कार्यकाल था? तो इनका कार्यकाल था 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक था। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? ठीक है, तो वही क्वेश्चन शायद फिर आया है, चंद्रशेखर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजातीय, सॉरी वही क्वेश्चन है, ठीक है, वही दो बार हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये नया क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? कह रहे हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस सिडबी, ठीक है, एकदम सही है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारतीय निर्माण, ग्रामीण रूरल क्रेडिट नबार्ड, ठीक है, ग्रामीण साख नबार्ड से रिलेटेड, ग्रामीण रोजगार, तो ये जो ग्रामीण रोजगार है SJARY ये गलत है। ठीक है, तो अगर ये है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ग्राम नहीं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये देखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, तो ये शहरी ग्रामीण रोजगार नहीं, शहर रोजगार से संबंधित है। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अर्बन एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी? 1 दिसंबर 1997 में भी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सी वाला सुमेलित नहीं है। मनरेगा 2005 में आया था, ना कि 2003 में। ठीक है, जब इसका नाम मनरेगा कब पड़ा? तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा पड़ा। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा है। तो बताइए राष्ट्रीय जो ग्रामीण है वो पेयजल कार्यक्रम हिस्सा किसका है? तो अभी हम बताए थे भारत निर्माण का हिस्सा है, जो 2005 में लॉन्च किया गया था। ठीक, आगे ही क्वेश्चन इसका आया था। ये बताइए MG नरेगा, ठीक है, मनरेगा वही जिसको बोलते हैं आप, कि मतलब इसके कथन में कौन सकारात्मक परिणाम है? सकारात्मक लिखा गया है, पॉजिटिव, ठीक है, तो निगेटिव नहीं देखना है। ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, ठीक है, सब्सटेंशियल इंक्रीज ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ रूरल पुअर्टी, ये एकदम सही है। ठीक है, मतलब क्रय शक्ति, कार्य शक्ति नहीं, क्रय शक्ति में वृद्धि, मतलब क्या सकते हैं, रूरल पुअर जो है वो खरीदने की शक्ति उसकी बढ़ गई, एकदम सही है। श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी, तो ये देखिए है तो सही, लेकिन ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव पूछ रहा है। शहरों की तरफ प्रवास में कमी, क्योंकि गांव में ही रोजगार मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? 1 और 3। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 102वें भारतीय कांग्रेस 2015 का ये क्वेश्चन करंट का था, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये मुंबई में किया गया था, इसका कोई मतलब नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित है? ये कौन सा क्वेश्चन? 102 इंडियन कांग्रेस, अच्छा 2015। ठीक है, तो ये बताइए ये कौन सा सही है? यहाँ पर बताइए कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? खालिद बी सईद, इनकी पुस्तक पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हॉली पद्धति किससे संबंधित है? तो हॉली पद्धति किससे संबंधित है? बधुआ मजदूर से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित है, तो ये सुमेलित करिए कौन सा है। खनिज किससे है? तो खनिज क्या है? समाप्त होने वाला या ना समाप्त होना है? समाप्त होने वाला, खनिज तो समाप्ति हो जाएगा। सौर ऊर्जा क्या है? असमाप्त, जो समाप्त कभी नहीं होगा। ठीक है, सूर्य की रोशनी कभी नहीं समाप्त होगी। बायोगैस ये क्या है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बायोगैस है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड। वनारोपण, अगर वन रोपण करेंगे तो वर्षा होगी। ठीक है, तो देख लीजिए सिंपल ही था। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? ये क्यू इंग्लैंड, ठीक है, क्यू इंग्लैंड में है, क्यू या इंग्लैंड में ही है, तो यही है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये कह रहे हैं कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताइए, कह रहे हैं एड्रियाटिक सागर की रानी, तो एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस शहर को बोला जाता है। ठीक, रोम को नहीं, वेनिस शहर को। ठीक है, वेनिस शहर
याद रखेंगे। वेनिस शहर को डायरेक्शन। लॉरेन कोयला क्षेत्र कहाँ से है? तो लॉरेन कोयला क्षेत्र ये फ्रांस है, ठीक है। वेस्ट मिडलैंड बर्मिंघम टूला रूस, ठीक है, एकदम सही है, सब कुछ सही है, सिर्फ एड्रियाटिक की रानी वेनिस को बोला जाता है, ना कि रोम को। निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी किससे संबंधित है? ये मंगोलायड से संबंधित है। किससे? मंगोलायड से संबंधित है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, मतलब मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। निम्नलिखित में किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल किसको कहा जाता है? तो कोरिया को, ठीक है। तो याद रखेंगे कोरिया को। इसमें क्या है? दक्षिण कोरिया ही मेनली है, ठीक। मतलब कोरिया को, दोनों ही कोरिया, क्योंकि ऐसे ही है तो जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ऐसे ही पड़ेगी ना, तो दोनों कोरिया, दक्षिण कोरिया ही, तो इसमें मेनली दक्षिण कोरिया ही बोला जाता है। तो दक्षिण कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है, ठीक है। कोरिया की राजधानी, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, याद रखेंगे सियोल। बस 150 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और सब करंट का था जितने भी थे, तो उसके इसमें भी एक दो करंट आ गया था, उसको स्किप करना पड़ा। तो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले अगले वीडियो लाने के लिए, ठीक है। फिर ये 2015 का जो निरस्त पेपर है वो है, अभी जो पेपर मेन हुआ है उसको भी हम लाएंगे, ठीक है। मेन तो ये भी पेपर हुआ था, किसी कारणवश निरस्त हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।